हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में अपन लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ की इक्विलिब्रियम फॉर्म के बारे में, यानी फोर्सेस जब चार्ज जो होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दूसरे भी फोर्सेस लगेंगे तो उनका इक्विलिब्रियम कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर थे उनमें अपन लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, उनकी टाइप ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म एंड कूलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। तो आज अपन लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस और इक्विलिब्रियम के बारे में मेनली आज डिस्कस करेंगे। ये जो अपने पास में ये जो लेक्चर अपना होगा वो केवल इक्विलिब्रियम के बारे में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम of system of charges and masses जो भी। तो इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब क्या होता है, पहले तो अपन लोग ये समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखो अभी तो अपन लोग पॉइंट चार्ज मान करके चलेंगे पूरी सारी चीजों में, यानी कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो जब पॉइंट चार्ज मानेंगे तो हम लोग अभी रोटेशनल मैकेनिक्स को इतनी वैल्यू नहीं देंगे, अपन लोग केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे जो है वो मैकेनिक्स में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को पढ़ चुके हैं पहले से ही। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, वो होता है कि अगर अपने पास में ये कोई बॉडी है या ये कोई सिस्टम है और इसके पास में मैंने मान लिया इधर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलावा कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पर, Fy1 Fy2, और कुछ एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स एक्ट कर रहे हैं Fx1 एंड Fx2। तो अगर मैं बोलूं कि अलजेब्रिक सम ऑफ, या अलजेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम ऑफ all forces along the y-axis equal to 0, या वेक्टर सम ऑफ along the x-axis equal to 0, तो ये बोला जाएगा कि ये जो सिस्टम है वो x-axis में भी इक्विलिब्रियम है और y-axis में भी इक्विलिब्रियम, यानी क्लोज्ड है x-axis और y-axis दोनों में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं we can say that the system or body is closed in y-axis as well as in x-axis, यानी ये जो सिस्टम है वो x-axis और y-axis दोनों में क्लोज है। क्लोज है इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स क्या है, जीरो, और नेट फोर्स जीरो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट, मतलब कंजर्व रहेगा, यानी डेल्टा पी एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम भी तो बेटा कंजर्व रहेगा, क्योंकि फोर्स जो होता था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था। तो इसके अलोंग मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंड मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस is also zero. Change in momentum along the y-axis means momentum along the y-axis is also constant. यहीं तक बात सीमित नहीं है, अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस कुछ भी हो, नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर जीरो है तो उसके सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, उसकी सेंटर ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करेंगे उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर अपन लोग लिख सकते हैं, सो देयर इज नो शिफ्टिंग, सो देयर इज नो शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये सारी बातें अपन लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई चेंज नहीं। इतनी सी बातें इक्विलिब्रियम के बारे में है। अब अपन लोग चार्ज और उससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। पहले कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस चीज को देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, मैंने मान लिया
ध्यान दो बेटा। मैंने मान लिया कि अपने पास में ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, और इस रिजिड सपोर्ट की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ है यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। ये इससे जो स्ट्रिंग लटक रही है वो स्ट्रिंग है 2 सेंटीमीटर की, ऐसे यहां से स्ट्रिंग लटक रही है और ये स्ट्रिंग है 2 सेंटीमीटर की। इनकी जो लेंथ है आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, मासलेस है, इनकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल एंड massless. Strings are identical and massless. आइडेंटिकल और मासलेस है और उनकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर। 2 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ बेटा? अब हुआ ये कि इन दोनों ये जो बॉल्स थी इनका मास था m, जिससे स्ट्रिंग से ये लटक रहे थे, यानी टेंशन जनरेट होगी। और इन दोनों बॉल्स को बेटा पहले रब किया गया, ऐसे 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 रब किया गया एक दूसरे से। और मैंने बताया था कि जो चार्ज होता है किसी में वो किसकी वजह से आता है, वो फ्रिक्शन की वजह से भी आ सकता है। तो जब इन्हें रब किया गया तो रब करने की वजह से दोनों चार्ज हो गई। अब जाहिर सी बात है दोनों अगर अनचार्ज थी इनिशियली बोथ आर अनचार्ज। ये जो बॉल्स हैं इनिशियली both balls are uncharged, लेकिन आफ्टर रबिंग इनमें क्या होगा, इनमें चार्ज ट्रांसफर होगा। और जैसे ही इन्हें रब किया तो इनमें क्या रब किया, तो रब करने के बाद में क्या होगा, रब करने के बाद की सिचुएशन ये थी कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए और पास आकर के कुछ ऐसी पोजीशन पर आकर के ठहरे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो केवल 3 सेंटीमीटर रह गई। ठीक है, ये बोला गया। क्वेश्चन ये है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर का रिजिड सपोर्ट था, उससे कोई 2 मीटर की मासलेस एक रॉड मासलेस 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स थी, वो ऐसे लटक रही थी। उनसे कोई 2 आइडेंटिकल मासेस, 2 आइडेंटिकल बॉल्स थी जिनके मास क्या थे, m थे, वो लटक रही थी। तो इनिशियली दोनों जो बॉल थी वो अनचार्ज थी, लेकिन बाद में उन्हें रब किया गया। रब करने के बाद देखा कि वो इस तरीके से आ गई। तो यहाँ आई कैसी होगी, जब इन्हें रब किया जाएगा तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन जिससे ट्रांसफर, मान लो इससे इस पर ट्रांसफर हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हो जाएगी, जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती और ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज। और जितना इस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुए ना उतने ही तो यहाँ कम हुए, डिफिशियंसी उतने क्या है, जिधर जितने यहाँ पर एक्सेस में उतनी यहाँ डिफिशियंसी है, और इसी की वजह से चार्ज आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज, मैंने मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव में क्यू चार्ज आ गया और यहाँ पर नेगेटिव में क्यू चार्ज आ गया, ऐसे ठहर गई यहाँ पर। तो अब ये पूछा गया फाइंड इफ चार्ज ऑन ईच बॉल। अब जो चार्ज आया है नया वो क्या है, न्यूमेरिकल में गिवन है, इफ चार्ज ऑन ईच बॉल, इफ चार्ज ऑन ईच बॉल is given Q इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो चार्ज का दिया है वो 2 × 10⁻⁸ कूलम, इतना चार्ज दिया गया एक बॉल पर। देन फाइंड मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ ईच बॉल। स्ट्रिंग्स में टेंशन पता करनी है, मास पता करनी। देखो बेटा दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होगी। पहली बात तो क्यों होगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ इक्वल है, इक्वल एंगल्स बना रहे होंगे जाकर के, तो इसलिए टेंशन की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। तो किसी एक स्ट्रिंग पर ऑपरेशन कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया, इसी स्ट्रिंग पर अपन को ऑपरेशन करना है। चलो कर लेते बेटा, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस पर बेटा इधर की तरफ टेंशन लगे, क्योंकि ये तो लटक रही है स्ट्रिंग और खींची हुई है, तो टेंशन लगे। किसकी वजह से लगेगी, एक तो इधर की तरफ इसका मास लगेगा, वो होगा mg, भाई अर्थ खींचेगी, इसके वेट की वजह से इधर आ जाएगा mg।
दूसरा इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, ये इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ ये क्यों फोर्स लग रहा होगा, नो सॉरी, इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। भाई ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा QE। अच्छा, ये इस फोर्स की वजह से इधर ही भागती चली जाती, लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट इसे रोक देगा। अगर मैं लेट कर लूं ये एंगल थीटा है, तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो गया बेटा T cos थीटा, और इधर वाला तो कंपोनेंट हो गया T sin थीटा, इसने इसे रोक दिया। इक्विलिब्रियम में आगे यहीं पर रुक गए, तो इसका मतलब T sin थीटा QE के बराबर है और T cos थीटा तो mg के बराबर। QE क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है जिससे इसे खींच रही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो बेटा T sin थीटा तो होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, और दूसरा जो है वो अपने पास में T cos थीटा, एंड दैट T cos थीटा तो होना चाहिए बेटा mg के इक्वल। सो T cos थीटा तो mg के इक्वल आ गया। अब क्या काम करेंगे, अब तो यार कहानी बन जानी चाहिए। मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा बनेगा। देखो डिवाइड कर देते हैं 2/1, अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो बेटा t से तो t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज द tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में m इंटू g। मुझे तो m फाइंड आउट करना है, तो यहां से आ जाएगा बालक m की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो m इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में m इक्वल टू Fe अपॉन में g टाइम्स ऑफ tan थीटा। सो मास आ जाएगा अपने पास में Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, Q1 भी बेटा Q, Q2 भी बेटा Q, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज द 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। g की वैल्यू तो बेटा 10 लेट कर ली, और tan थीटा अगर यहाँ देखेंगे, ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या मेरे बच्चे बताएंगे ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा ध्यान देना बेटा, ये तो हो गई 2, क्लियर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये हो गई 2। ये वाली जो वैल्यू है, अब ये 3 है, पूरी 5 थी, तो ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, तो ये आ गई 1। ये वाली वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितनी होगी, √2 का स्क्वायर यानी 4 -1 यानी कि √3। तो tan थीटा क्या होना चाहिए बच्चे, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, तो tan थीटा की जगह तो 1/√3 आ गई बात, थीटा 30 डिग्री इसका मतलब। सॉल्व इसे करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी बालक, इसकी तो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 यानी 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर। भाई चार्ज है कितना वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻18, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻16, 2 इंटू 10⁻8 है, 4 इंटू 10⁻16 अपॉन ये √3 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में आ जाएगा ये 10 इंटू 9 इंटू 10⁻4, ये 9 से तो बेटा एक 9 कैंसिल, इससे एक ये कैंसिल, 10 की पावर माइनस प्लस का 8 ये कैंसिल, बचा -8 से कैंसिल, यहाँ पर बचा -4। तो आंसर आ गया अपने पास में 4√3 इंटू 10⁻4 kg। कितना मास हुआ, ये तो मास आ गया। दूसरी चीज बेटा इसमें एक और पूछी है, और वो पूछा है कि टेंशन कितनी होगी। चलो भाई निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन और कैलकुलेट करते हैं। सो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए काम करो कि हमें ये पता है कि T sin थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने लिख दिया T sin थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में sin थीटा, यानी T इक्वल टू हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन देम, वो तो 3 था, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, यानी 9 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में sin थीटा, यानी 1 अपॉन sin थीटा बेटा होता है sin थीटा की अगर बात करो वो तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2, है ना। तो 1 अपॉन में 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻9
इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2। बेटा देखोगे अगर तो 9 से तो 9 उड़ गया, ये 9 से ये कैंसिल, 16 था तो यहाँ -7 बचा और कैंसिल हुआ, माइनस का 3 बचा, 4 टू जा कितना हो गया 8, तो बन गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, यानी कि इतने मिली न्यूटन का टेंशन भी आएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बहुत अच्छी बात है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दो। एक न्यूमेरिकल ऐसा है कि मान लो कोई दो बॉल है, इसी तरीके से कोई दो बॉल है, काफी फेमस न्यूमेरिकल है, ट्रेंड में रहता है ये, हर जगह मिल जाएगा कि दो बॉल है और दोनों चार्ज है, एक पर जितना पॉजिटिव है उतना ही दूसरे पर नेगेटिव है, आइडेंटिकल है, एक का मास m है दूसरे का भी मास m है और ये इक्विलिब्रियम है, एक दूसरे से एंगल 30 डिग्री बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम में और एक दूसरे से एंगल बेटा कितना बना रहे हैं, मेरे बच्चे कहेंगे सर एक दूसरे से एंगल 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे ही ये वर्टिकल पूरा सेटअप है और इस सेटअप को फिर क्या किया गया, इस सेटअप को किसी एक लिक्विड में डुबोया गया, किसी एक लिक्विड में डुबोया गया, जिस लिक्विड की डेंसिटी बेटा 0.8 kg पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 0.8 kg पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड बॉल जो है वो दे रखी 1.6 kg पर मीटर क्यूब, इतनी दे रखी। जिस लिक्विड में डुबोया गया उसकी डेंसिटी है 0.8 kg पर मीटर क्यूब और जो सॉलिड बॉल है उनकी डेंसिटी है 1.6 kg पर मीटर क्यूब, इसमें डुबोया गया। देन फाइंड, ये बॉल चार्ज है, बोथ बॉल्स आर चार्ज, बोथ बॉल्स आर चार्ज, देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the liquid। तो हमें फाइंड आउट करना बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का क्या होगा। चलो अब एक नया टर्म बेटा अपने पास में ऐड हुआ करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले तो अपन लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। चलो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आखिर होता क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें या मैं एयर की बात करूं, मान लो ये कोई चार्ज है बेटा Q और इधर एक कोई दूसरा चार्ज भी है Q, ये दो चार्ज हैं, ठीक है। और अगर ये दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है r और ये एयर में अगर रखे हो, एयर या वैक्यूम में ऐसे रखे हो, तब इनके बीच में जो फोर्स लगता है कूलोम्बियन फोर्स। अभी मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में केवल ऊपर ऊपर से थोड़ी बातें बताऊंगा, डेप्थ में अपन लोग डाइलेक्ट्रिक को अलग से ही पूरा पढ़ लेंगे कैपेसिटर से पहले, ठीक है। तो इस पर एक कोई फोर्स लग रहा है F और इस फोर्स की वैल्यू जो होगी वो तो सारे बच्चों को पता होगी, रिक्शे वालों को, सब्जी वालों को भी पता होगी। अगर ये चार्जेस Q1 और Q2 है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स यानी कूलोम्बियन फोर्स जो होगा वो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होगा। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो गया बेटा। लेकिन अगर इसी पूरे सेटअप को किसी एक ऐसे मीडियम में ले जाया गया, एक ऐसे मीडियम में डिप कराया गया जो वैक्यूम नहीं है, जो एयर नहीं है, कुछ और है, तो अब उस मीडियम की क्या होगी, उस मीडियम की अपनी एक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से यहां तक चलेगी, तो जितनी एनर्जी यहां से यहां तक पहुंचनी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं पहुंचेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी वो मीडियम अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब जब कुछ ना कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा तो जो फोर्स है यहां से यहां तक इनके बीच का लग रहा है वो इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू भी बेटा कम हो जाएगी। तो इन्हें जो कम करने वाला जो फैक्टर है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी तो सिर्फ ऐसे मोटे मोटे तरीके समझ लेते हैं, बाद में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक के डाइपोल्स वेरी करते हैं उन टर्म में अपन लोग सीखेंगे, फिलहाल में तो ऐसे देखते हैं। तो होगा क्या, फिर से बोल रहा हूं कि कोई दो चार्ज है वो वैक्यूम में ऐसे करके रखे, तो वैक्यूम में रखे तो उनके बीच की डिस्टेंस मैंने r मानी, तो कूलोम्बियन फोर्स उनके ऊपर होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
हुआ क्या इनके साथ में, जब मैंने कूलॉमियन फोर्स ये लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या होगा, जैसे ही इस सेटअप को, इफ दिस सेटअप is placed in a medium with some dielectric constant K, then तो जैसे ही इन्हें इसके बीच में रखा गया तो ये देखा गया जब मीडियम में रखेंगे तो मीडियम जो होगी वो इसकी एनर्जी को पूरा यहां तक नहीं पहुंचने देगा, कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में पहुंच रही है बेटा, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की फॉर्म में पहुंच रही है, एक चार्ज से दूसरी चार्ज की तरफ। और जब एनर्जी पहुंच रही है, एनर्जी तो बगैर फोर्स के पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो कूलॉमियन फोर्स लग रहा है। अब जब एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब फोर्स भी उतना इफेक्टिव नहीं है, फोर्स की वैल्यू कुछ कम हो गई इनके बीच की। और जो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, जिस फैक्टर से कम हुई है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम कहते हैं। तो मैंने कहा ये देखा गया कि इसमें ये जो फोर्स लग रहा था, जो नया फोर्स लगा इतने ही डिस्टेंस में, वो तो आ गया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक ऑफ दैट मीडियम, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मतलब जब किसी मीडियम में जाकर के इस सेटअप को रखा गया तो जो फोर्स था, जो नया फोर्स आया, वो पहले वाले फोर्स का 1/K टाइम्स हो गया। जैसे मैं कहूं ये दो चार्ज है, ये R डिस्टेंस पे रखे, चार्ज वैसे ही रखे, इसे किसी डाइलेक्ट्रिक में डुबोया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसी एक में ऐसे मीडियम में डुबोया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 था। तो बताओ फोर्स कितना बचा, तो पहले 10 न्यूटन था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 था, 10 से 10 को मार दिया, बचा अपने पास में 1 न्यूटन। तो यहां पर फोर्स बेटा 1/K टाइम्स हो गया। ये फोर्स कम क्यों हुआ है, वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि मीडियम एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था, इसका मतलब इनके बीच का इफेक्टिव फोर्स तो कम हो चुका है। और इफेक्टिव फोर्स कम होने के पीछे एक और रीजन है। अगर हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते थे तो कोई भी मीडियम होता था, उसमें अगर लाइट ट्रेवल करती, ज्यादा पाथ लिया करती, तो उसे ऑप्टिकल पाथ कहते थे। यहां पर भी जो एनर्जी चलेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चलेगी, वो उनका इफेक्टिव पाथ थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस वजह से हो सकता है फोर्स की वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाए। ये भी बात क्लियर है। तो इसका मतलब अगर अपन लोग डिफाइन करें डाइलेक्ट्रिक को, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो डेफिनेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो सकती है, या रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहते हैं। एक टर्म और इसे नाम दिया जाता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। इसे कहीं कहीं पर K से डिनोट किया जाएगा, कहीं कहीं पर एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू तो बेटा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है। तो अगर मैं इससे इसे डिवाइड कर दूं, इससे इसे डिवाइड कर दो तो शायद K की वैल्यू आ जाएगी। देखो इससे इसे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, यानी कि मैं लिखूं एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इससे इसे कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, यानी एप्सिलॉन नॉट K तो उस मीडियम की परमिटिविटी है जिसे एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या मैं K को ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल K बची। यानी मैं डेफिनेशन इसकी दे सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी पता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती थी, लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो मैं डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिख सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space। It is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space। ये डायरेक्ट्रिक है। जैसे अब ध्यान देना, तो अगर मैं इसी न्यूमेरिकल की बात करूं, इससे जो पीछे प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें ये कहा गया कि ये फ्री स्पेस है अभी, यानी कि एयर है। यहां पर कोई दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनके मास m है और जिन पर कोई चार्ज है, लेट से Q चार्ज है, इनके ऊपर Q चार्ज है, एक दूसरे से ऐसे लटक रही, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ऐसी होंगी तो ऐसी हो जाएंगी, इनके इक्विलिब्रियम में आ चुके, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री।
और ये जो बॉल है इसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉलिड बॉल की डेंसिटी 1.6 kg पर मीटर क्यूब। जैसे ही इसे, ये चार्ज बॉल है, जैसे ही इन्हें किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डुबोया गया है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस लिक्विड का बताओ क्या होगा। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है और इनके बीच का एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। इफ एंगल रिमेन सेम, एंगल चेंज नहीं होगा। तो अब डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करेंगे तो देखो क्या क्या होगा, इनके साथ में सिचुएशंस क्या होंगी पहले समझो जरा। मैं इस पॉइंट पे आऊं, ध्यान देना। मैं इस बॉल की अगर बात कर लूं तो यहां पर पहले टेंशन लग रही होगी टी, अच्छी बात है, लगेगी। इधर की तरफ इसका वेट लग रहा होगा बेटा mg। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल तो 15 डिग्री होगा, और अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा। तो t का ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो तो आएगा t cos 15 डिग्री, और ये कंपोनेंट आ जाएगा बेटा t sin 15 डिग्री इक्विलिब्रियम के लिए। उसके बाद में अगर मैं इस तरफ की बात करूंगा तो ये वाली बॉल दोनों पॉजिटिव है, ये इसे इधर की तरफ रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स इस पर एक और लगेगा, और ये इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स यानी सिग्मा fx वो भी 0 होना चाहिए और सिग्मा fy भी 0 होना चाहिए। सही बात है। अगर ये दोनों फोर्स 0 के इक्वल है इसका मतलब इधर पॉजिटिव फोर्स कंसीडर करेंगे और इस तरफ तो अपन लोग नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि ये t cos 15 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा mg, क्योंकि बाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा। तो बाई एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स, बाई एक्सिस के अलोंग फोर्स बेटा कौन सा लग रहा है, t cos 15, ऊपर पॉजिटिव बाई, नेगेटिव बाई बेटा लग रहा है माइनस mg, नेगेटिव बाई एक माइनस इक्वल टू 0। सो t cos 15 इक्वल टू तो आ गया mg, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बेटा कहां से बन सकती है, दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, इधर की तरफ तो t sin 15 है, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अपन लोग लिख सकते हैं t sin 15 इक्वल टू भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं, 2 से 1 को डिवाइड कर देता, तो मैंने 2 से 1 को डिवाइड किया, तो जैसे ही मैंने 2 से 1 को डिवाइड किया क्या हुआ समझो। 2 से 1 को डिवाइड किया तो आ गया अपने पास में t sin 15 डिग्री अपॉन में t cos 15 डिग्री इक्वल टू fe अपॉन में mg। t से तो t कैंसिल, क्या आ गया अपने पास में tan 15 डिग्री इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में mg। ये बन जाएगा। एक इक्वेशन मान ली, दूसरी इक्वेशन और बनाते, ध्यान देना बेटा। जब इसे डिप किया गया, इनका एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी एंगल चेंज हुआ ही नहीं। ये वाला एंगल कितना, 15 डिग्री। इधर लग रहा है बेटा, क्या लगेगा mg, वो तो यार अर्थ की प्रॉपर्टी है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो तो mg लगाएगा ही लगाएगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, इसमें टेंशन वाला फोर्स लगेगा। एक चीज और लगेगी, जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डुबोएंगे या किसी बॉडी को डुबोएंगे तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट। तो मैंने मान लिया यहां पर एक अपथ्रस्ट लग रहा है। अब अपथ्रस्ट लगा, ध्यान देना, तो ये वाली जो टेंशन पहले mg के बराबर थे क्या वो रह जाएगी? मेरे बच्चे कहेंगे नहीं सर, इस बार में तो टेंशन चेंज हो चुकी। क्यों? क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं हुआ। अगर एंगल चेंज हुआ होता तो तब हम लोग कह सकते हैं टेंशन में चेंज और मे नॉट चेंज, लेकिन अभी तो चेंज हो चुकी, टेंशन मस्ट बी चेंज। क्यों? क्योंकि टेंशन तो mg, t sin 15 तो mg के, t cos 15 तो mg के इक्वल था, लेकिन इस बार में mg केवल नहीं है, mg तो ऊपर लग रहा है, u और लग रहा है, तो t cos 15 नहीं होगा, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, यानी कुछ कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन बेटा चेंज हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर t नहीं लिखा, इस बार में मैं इसे लिख दूंगा बेटा t डैश। अब टेंशन आ गई यहाँ t डैश, एंगल है 15 डिग्री, तो इसे लिखेंगे बेटा t डैश cos 15 डिग्री। ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। क्या होगा ध्यान दो। अब अगर अपन लोग बात करेंगे तो ये हो गया t डैश cos 15, तो इस तरफ बेटा लगेगा t डैश sin 15। अब मेरे बच्चे पता है क्या कहेंगे? मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने कहा टेंशन चेंज हो गई,
इस डायरेक्शन में तो अब थ्रस्ट लगा दिया, इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है, और ये वैल्यू भी टी 15 डिग्री है, तो ये टी तो वही होना चाहिए। नहीं बेटा, इस बार में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? जैसे ही मैंने इसे डाइलेक्ट्रिक में डिप किया, तो डाइलेक्ट्रिक में डिप करने के बाद में पहले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बालक ये था F इक्वल टू 1/4πε0, दोनों चार्ज यानी क्यू स्क्वायर मैंने लिख दिया, अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं r लेट करूं तो अपॉन r स्क्वायर था। बाद में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे बालक हो जाएगा 1/4πε0 टाइम्स ऑफ k। डाइलेक्ट्रिक भी तो किसी दूसरे मीडियम में डाला था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यानी जब ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू तो फोर्स की वैल्यू तो कुछ कम हो जाएगी, तो टेंशन भी कुछ कम होगी, k टाइम्स कम हो जाएगी, 1/4πε0 k, और ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। अब ये वाला फोर्स अभी भी ये इतने ही एंगल पर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। तो अगली बार में अपन लोग क्या कंडीशन लिखेंगे? नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड नेट लेफ्ट फोर्स इक्वल टू नेट राइटवर्ड फोर्स। ठीक है, लिख लेते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट उसमें। यहां पर जो अपवर्ड फोर्स था, ध्यान देना, ये बॉल थी, इस बॉल पर ऊपर की तरफ जो बेटा फोर्स था, वो तो फोर्स था अपने पास में एक तो टी डैश cos 15 प्लस अपथ्रस्ट, और नीचे की तरफ जो फोर्स था बेटा वो था mg, इधर की तरफ था टी डैश sin 15, और इस तरफ जो फोर्स था वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट था। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं बेटा टी डैश cos 15 डिग्री प्लस अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू mg, यानी मैं लिखूंगा टी डैश cos 15 डिग्री इक्वल टू mg माइनस अपथ्रस्ट, एक इक्वेशन थर्ड मान ली, एंड टी डैश sin 15 डिग्री इक्वल टू fe डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वेशन फोर्थ मान ली। मैं फिर से 4/3 कर दे रहा हूं बेटा। इन इक्वेशंस को जैसे ही डिवाइड करोगे तो बनेगा अपने पास में टी डैश sin 15 अपॉन टी डैश cos 15 डिग्री इक्वल टू fe डैश अपॉन में mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। टी डैश से तो टी डैश कैंसिल, sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, दैट इज द tan 15 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में बेटा tan 15 डिग्री, यानी ये बन गया tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया? इक्वल टू आ गया बेटा अपने पास में fe डैश अपॉन में mg माइनस। अब एक चीज ध्यान देना वाला, अगर अपन लोग देखें यहां पर, तो tan 15 डिग्री के इक्वल fe अपॉन mg, और tan 15 डिग्री के इक्वल fe डैश अपॉन में mg माइनस u भी है। तो दोनों tan 15 डिग्री के इक्वल, यानी दोनों को इक्वेट कर देते हैं। मैंने इक्वेट कर दिया दोनों, तो tan 15 के बराबर है, तो वहां से tan 15 की वैल्यू लिख देते हैं। यहां पर क्या थी बेटा? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर tan 15 की तो वैल्यू थी, tan 15 की तो वैल्यू थी fe अपॉन में mg इक्वल टू fe डैश अपॉन में mg माइनस u अपथ्रस्ट। चल, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहां पर बोलूं fe अपॉन mg, fe की तो वैल्यू यार मैं पीछे बता चुका था, और वो किसके इक्वल थी? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। देखो ध्यान दें, ये fe की वैल्यू है 1/, ये रही fe की वैल्यू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और fe डैश की वैल्यू ये रही बेटा कितनी? डाइलेक्ट्रिक जब फिल किया तो 1/k टाइम्स फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, तो fe डैश की वैल्यू 1/4πε0 क्यू वो टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के आप पुट करते हैं। सो इसकी वैल्यू fe की वैल्यू ये लिख दी, अपॉन में mg है, तो mg तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, इक्वल टू fe डैश की जगह 1/4πε0 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, अपॉन में mg है तो इसे लिखोगे mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स बेटा क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। ये बात हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके थे। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड।
बेटा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये सारे टर्म कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/mg इक्वल टू 1/mg माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बेटा लिख सकते हैं अपन लोग मास ऑफ द सॉलिड यानी m अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी रो s इंटू रो l इंटू g। इधर से अपन लोग mg कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करेंगे, तो mg कॉमन लेकर के मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा यहाँ पर एक k और बचा हुआ है टर्म यानी 1/k। सो k तो यहाँ पर आ चुका होगा, यानी बचेगा इधर 1 इक्वल टू 1 अपॉन में k टाइम्स ऑफ 1 माइनस k टाइम्स ऑफ इधर 1 बचा 1 माइनस रो l अपॉन में रो s। तो मैं k को क्या लिख सकता हूँ बालक? सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू आ गया अपने पास में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस रो l अपॉन में रो s। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया होगा डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर लो। चलो निकाल लेते हैं पहले। 1/1 माइनस रो एल, शायद मेरे ख्याल से बच्चों मैंने दिया हुआ है, रो एल की वैल्यू है, रो एल की जो वैल्यू है वो दे रखी है बेटा 0.8 और रो एस की वैल्यू है 1.6। चलो यहाँ पुट कर देते हैं। सो ये आ गई 0.8 अपॉन में 1.6, इससे इसे डिवाइड किया, ये बचा 1/2। सो के की वैल्यू तो आ जाएगी 2। बाहर गए, बाहर है नहीं, कहीं गया है, मार्केट गया है, तो ये आ गई। तो यहां से बात बेटा अपन लोग समझ चुके हैं कि के की वैल्यू 2k इक्वल आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें, ध्यान दो, तो नेक्स्ट में एक, अगर मैंने ये देखा था कि डाइलेक्ट्रिक जब किसी मीडियम में, जैसे अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये चार्ज था अपने पास में Q1 और ये चार्ज था Q2। में डाइलेक्ट्रिक वाली बात फिर से कर रहा हूं बेटा। यहां पर अगर इनके बीच की डिस्टेंस थी r, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, उसका मैग्नीट्यूड। इसी पूरे सेटअप को अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर फिल करा दिया गया था, तब मैंने निकाला था यहाँ पर Q1 इंटू Q2, ये r था। अब किसी ऐसे मीडियम में इसे डिप करा दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा k है, तब इनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो गया था और उसकी वैल्यू आ गई थी 1/4πε0 टाइम्स ऑफ k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये आ गया था। अब समझो जरा इस बात को, अगर अपन लोग इस बात को ध्यान दें तो होगा क्या, मैं इस वाली डिस्टेंस को, ये वाली जो वैल्यू थी, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं 1/4πε0 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में r अंडर रूट k का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो r स्क्वायर रूट k का स्क्वायर k हो गया। तो दो चार्जेस हैं, उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है, अब वो लेंथ r नहीं रह गई बेटा, r से थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और जब डिस्टेंस बढ़ जाती है ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इसे इफेक्टिव डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल लेंथ हो जाती थी, वैसे यहाँ पर जब फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर लेकर के आते हैं तो ये वाली भी कोई इफेक्टिव लेंथ आ जाती है। जो लेंथ पहले वाली लेंथ से क्या होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे नहीं चला करते, उसमें कुछ अब्जॉर्ब होती जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पहुंचने में कुछ ज्यादा टाइम लगाएगी, इसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। एनर्जी पहुंचने में टाइम लगाएगी, फोर्स कुछ अब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो ये जो वैल्यू हो गई वो r अंडर रूट k का स्क्वायर हो गया। तो अगर अपने को मान लो ऐसे ना दिया हो, कुछ ऐसे दिया हो कि मान लो एक चार्ज है ये Q1, दूसरा चार्ज बेटा दे दिया Q2, और इसके बीच में यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ये इनके बीच की तो डिस्टेंस बेटा r थी, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस थी t, और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था दैट कांस्टेंट इज k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स निकालो। कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को तो पता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां पर दो तरीके के फोर्स काम कर रहे होंगे। एक तो इनके बीच में जो फोर्स, नहीं, यहां पर दो तरीके की लेंथ है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है ये r रूट k तो इफेक्टिव लेंथ है, r रूट k इज द इफेक्टिव लेंथ। एक तो ऐसा होगा बेटा, एक ये होगा कि इनके बीच में Q1 Q2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक बार तो एयर में चल रहे होंगे, कुछ इसके अंदर चल रहे होंगे। यानी टोटल लेंथ अगर अपन लोग r मान रहे हैं तो वो r थोड़ी ना, वो लेंथ कुछ चेंज हो चुकी है। एयर वाली लेंथ यानी कि मैं इफेक्टिव लेंथ की अगर बात करूं
तो बेटा इनके बीच की जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो इफेक्टिव लेंथ इस बार में बेटा आर नहीं है ना, डायरेक्ट आर रूट के है। कितनी है? यहां वाली एयर में लेंथ कितनी होगी? डाइलेक्ट्रिक के लेंथ को माइनस कर देते तो लेंथ इन एयर मींस आर माइनस टी प्लस, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक यहां तक फैला था आर डिस्टेंस में तब जो इफेक्टिव लेंथ आई थी वो आर रूट की थी, लेकिन टी में डाइलेक्ट्रिक फैला है तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी इसकी टी अंडर रूट ऑफ के, ये इफेक्टिव लेंथ। तो मैं पूछूं बच्चों बताओ कि इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो मेरे बच्चे बोले सर ये तो बड़ा आसान हो गया, इनके बीच लगने वाला तो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ तो यहां पर है R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर। ऐसे अगर मैं कहूं कि अपने पास में कोई दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इधर ऐसे रखा हुआ ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और एक जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके बीच की थिकनेस है T1, दूसरी है T2, तीसरी है T3, चौथी है T4, पांचवी है T5, छठी है T6। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका है K2, इसका K3, इसका K6। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स का क्या होगा? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर कितनी आसान बात है, अगर अपन लोग इफेक्टिव लेंथ निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव लेंथ अगर इनके बीच की देखेंगे तो ध्यान देना चाहिए बेटा। इफेक्टिव लेंथ की अगर बात करेंगे तो मैंने क्या लिखा यहां पर, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन दीज चार्जेस इज, यहां इसकी अगर इफेक्टिव लेंथ देखोगे बेटा इतने में चल रहा है, तो जब r डिस्टेंस में चल रहे थे तो r रूट के थी, T1 में चलेंगे तो T1 अंडर रूट ऑफ K1, T1 रूट K1 प्लस दूसरी वाली T2 अंडर रूट K2 प्लस तीसरी वाली T3 अंडर रूट K3 प्लस ऐसे सारी इफेक्टिव। तो इनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे चीख चीख के बोलेंगे कि सर ये तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर मींस T1 अंडर रूट ऑफ K1 प्लस T2 अंडर रूट ऑफ K2 प्लस T3 अंडर रूट ऑफ K3 प्लस 10 इसका होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, सारी बातें मुझे लग रहा समझ आ गई। चलो ये तो डाइलेक्ट्रिक की कहानी थी कि अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कराया जाता है तो किस तरीके से इनके फोर्सेस चेंज हुआ करते, कैसे हम इनके फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। चलो तो नेक्स्ट टर्म की अगर बात की जाए तो इक्विलिब्रियम की ही कुछ बात करते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम की ऐसी बात करते हैं, मान लो अपने पास में कोई दो चार्ज है, या मैंने ये मान लिया कि दो चार्ज है और इक्वल चार्ज है। दो इक्वल चार्ज है, कॉन्सेप्ट फॉर्म में ही देख लेते हैं। ये दो इक्वल चार्ज है, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी Q, और इनके बीच की डिस्टेंस लेट मैंने कर ली R, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है बालक और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में तीसरा कोई चार्ज लेकर के आ रहे हैं और वो ऐसे रख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बिल्कुल बीचों बीच रखते हैं। मैंने कोई तीसरा चार्ज में लेकर के आया बेटा, यहां पर ऐसे रख दिया, कोई तीसरा चार्ज में लेकर के आया कैपिटल Q और मैंने ऐसे रख दिया तीसरा चार्ज। अब अगर मैं इस तीसरे चार्ज की बात करूं तो ये जैसे मैंने यहां बीच में कैपिटल Q तीसरा चार्ज रखा और मेरे बच्चे कहेंगे सर इस पर तो फोर्स लगेगा, और कौन कौन सा फोर्स लगेगा? ध्यान देना बेटा, इस पर एक तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, सॉरी इधर की तरफ, वो कौन लगाएगा? वो ये वाला चार्ज लगाएगा। अगर मैंने कहा ये चार्ज प्लस Q है, तो अगर ये चार्ज प्लस Q है तो ये वाला प्लस इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा, और ये वाला प्लस चार्ज मैंने इधर की तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस है R/2 और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? R/2। तो बच्चे बोलेंगे कि सर इस तरफ लगने वाला फोर्स F1 है और इस तरफ लगने वाला फोर्स F2 है, और F1 की तो वैल्यू होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मींस R/2 का होल स्क्वायर। ऐसे मैं कहूं F2 की वैल्यू बताओ, तो F2 की भी तो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन में R/2 का स्क्वायर। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग।
इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, बच्चे कहेंगे एक फोर्स पॉजिटिव दूसरा फोर्स नेगेटिव, इधर वाला अगर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो नेट फोर्स तो यहाँ पर हो गया जीरो, और जैसे ही नेट फोर्स इस एक्सिस के अलोंग जीरो हो गया मैं कहूंगा ये तो इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि किसी भी अगर सिस्टम पर या किसी बॉडी पर मैं नेट फोर्स अगर देखूं जाकर के, तो उस बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये वाला चार्ज जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो बच्चों के दिमाग में एक चीज और आई, बच्चे बोले कि सर एक बात बताओ, ये इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अपन लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में कभी 11th क्लास में पढ़ रखा था कि इक्विलिब्रियम तो तीन तरीके की थी, एक न्यूट्रल, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो न्यूट्रल की तो बात छोड़ दो, ये बताओ सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो मैं बच्चों से बोलूंगा कि बच्चे अब चेक करते हैं कि स्टेबल में अनस्टेबल में, तो इसमें बनेगी कुछ कंडीशंस। देखो पहली कंडीशन क्या बनेगी, मुझे चेक करना है कि स्टेबल में अनस्टेबल। मैंने अभी लेट क्या किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल अनस्टेबिलिटी को अपन लोग अगर चेक करते तो वहां पर देखना बेटा स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता था वर्क एनर्जी थ्योरम में। वो तो कुछ ऐसी थ्योरी बनाई थी कि अगर यहां पर कोई बॉल रखी हुई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी हाई, और ये इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स इस पर जीरो है। जैसे ही मैंने इसे यहां से शिफ्ट किया स्लाइटली, तो ये वापस अपनी इस पोजीशन पर नहीं आएगा, इधर ही चला जाएगा। तो इस पोजीशन को कहते थे बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, याद आ रहा होगा। और अगर इसे इस तरीके से ऐसे रखा हुआ जहां पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होती थी, इसे स्लाइटली शिफ्ट करो, वापस अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता था, और ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा अपन लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे। थोड़ी सी 11th क्लास की बात थी, मैंने थोड़ी सी याद दिला दी आप लोग को। तो क्या अपन लोग यहां पर इक्विलिब्रियम में ये काम करके देख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बेटा, यहां पर इक्विलिब्रियम में अगर है तो स्लाइटली शिफ्ट करके देख लो। तो करते हैं यार, अगर इसे स्लाइटली शिफ्ट किया जाएगा, इधर थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट किया, मैंने कहा एक्स डिस्टेंस इसे स्लाइटली शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही इसे एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करोगे तो अब जो नई पोजीशन होगी चार्ज की वो तो यहां पर आ गई। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस तो बेटा कुछ कम हो गई, और वो कितनी हो गई r/2 माइनस एक्स, और इधर की डिस्टेंस तो बढ़ गई और वो कितनी हो गई r/2 प्लस एक्स। अच्छा ध्यान देना, ये जो F1 फोर्स है बेटा कौन लगा रहा है? तो मेरे बच्चे बोले सर ये प्लस क्यू चार्ज था, F1 फोर्स तो ये वाला चार्ज लगा रहा है और F2 फोर्स तो ये वाला चार्ज। इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 फोर्स इधर की तरफ है, तो अब जो F1 आएगा या F1 डैश में मान लू, उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां चार्ज पहुंचा यानी कैपिटल क्यू इंटू ये स्मॉल क्यू अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस तो हो चुकी r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर F2 डैश मैंने लिखा और उसकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और ये डिस्टेंस तो बढ़ गई और ये वैल्यू हो गई r/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब F1 डैश की तो वैल्यू बेटा इधर है, F1 डैश तो फोर्स लग रहा है, नया फोर्स F1 डैश तो इस तरफ लग रहा है और F2 डैश तो इस तरफ लग रहा है। तो अगर F1 डैश इधर है, F2 डैश इधर है, F1 डैश में देखो बाकी सारी चीजें तो सेम है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस जो है इनके बीच के चार्जेस के बीच की वो कम है, और फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब ये डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ा, और ये फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि मैं लिख सकता हूं F1 डैश इज ग्रेटर देन F2 डैश। मतलब तुमने इस चार्ज को इधर शिफ्ट किया, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन का बढ़ा, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन तो इधर आई। जैसे ही ये फोर्स हटाओगे नेट फोर्स तो इधर लग रहा है, ये इसे इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और इस तरफ जब ले जाएगा तो एक चीज ध्यान देना बेटा, ऐसा है ये थी इसकी इक्विलिब्रियम, जैसे ही आपने इसे इधर शिफ्ट किया, डिस्प्लेसमेंट इधर दिया, फोर्स की तो डायरेक्शन इधर होगी। फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से कैसा है बेटा, अपोजिट है, ध्यान देना। और फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, अब क्या हुआ, अब आपने इसे इधर शिफ्ट किया। भाई फोर्स की डायरेक्शन इधर, यहां से फोर्स हटा लिया, जब शिफ्ट कर रहे थे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही तो शिफ्ट कर रहे थे, वो तुमने हटा लिया तो फोर्स तो लग रहा है, यहां मैक्सिमम फोर्स है, ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, यहां पहुंचेगा अपनी इक्विलिब्रियम पर दोबारा।
जैसे ही इक्विलिब्रियम पर पहुंचा, ध्यान दो ये वाला फोर्स यानी ये डिस्टेंस r/2, ये वाली भी डिस्टेंस r/2, दोनों फोर्स हो गए बराबर, F1 और F2 हो गए, यानी नेट फोर्स यहाँ क्या हो गया 0। लेकिन यहां से यहां तक ये फोर्स चाहे भले डिस्टेंस इसकी बढ़ती जा रही, फोर्स की वैल्यू कम होती चली जा रही थी नेट फोर्स की, लेकिन लग तो रहा था, इसका मतलब यहां से यहां तक एक्सेलरेशन तो हो रहा था, वेलोसिटी तो लगातार बढ़ ही रही थी, चाहे भले उसका बढ़ने का रेट कम हो। तो इसका मतलब यहां से चलता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी तो बालक मैक्सिमम हो चुकी होगी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी, इस पॉइंट पहुंचे तो नेट फोर्स तो 0 हो चुका है, ये इक्विलिब्रियम थी, नेट फोर्स 0 हो चुका, वेलोसिटी मैक्सिमम है, नेट फोर्स 0, तो क्या यार रुक जाएगा? नहीं यार, वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये इधर की तरफ भी भागेगा, और जैसे ही इधर की तरफ भागा, इस तरफ भागा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो जैसे ये इस तरफ भागा बेटा, अब इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हुई कम, और इससे बड़ी, अब ये वाला फोर्स इफेक्टिव हो गया, यानी नेट फोर्स तो इधर लगने लगा। तो अब इसकी वेलोसिटी कम करेगा कम करेगा कम करेगा कम करेगा, और यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फिर अगेन ये इधर की तरफ भागेगा, फिर इधर 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 भागेगा, यानी कि इसे मीन पोजीशन की तरफ लाने की हमेशा कोशिश करेगा। तो जब ये अगर इसे मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इस टाइप का जो फोर्स होता है, इस टाइप का जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द, इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम था वो कौन सा था बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहां तक बात क्लियर हो गई। और अब अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए निकाल लेते बेटा। अब ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने स्लाइटली शिफ्ट किया, तो नेट फोर्स की वैल्यू अगर निकालेंगे, यानी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी चेक कर लेंगे। तो ये मोशन कैसा होगा बेटा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। चल आगे देखते हैं। तो अगर नेट फोर्स इसकी बात की जाए, मैंने x स्लाइटली राइट साइड में शिफ्ट किया, तो वो तो F1 डैश माइनस F2 डैश होना चाहिए। तो मेरे बच्चे कहेंगे हाँ सर, और इसकी जो वैल्यू आएगी F1 डैश, वो तो अपन लोग निकाल चुके थे, क्या आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू टू कैपिटल क्यू अपॉन में r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 डैश की तो वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू r/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गई, ये तो हो गई नेट फोर्स की वैल्यू। तो अगर नेट फोर्स यहां पर इतना आ चुका है, तो नेट फोर्स को मैं अपन यहां पर कॉमन क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू कॉमन हो गया, क्या बचा बेटा? 1/r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/r/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू। एलसीएम बेटा क्या आएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स r/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा r/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व करोगे सो नेट फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू, a स्क्वायर यानी r²/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ r/2 इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस r²/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो प्लस हो जाता है, ये माइनस प्लस 2 इंटू r/2 इंटू एक्स अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स r²/4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल, 2 से a2 कैंसिल, 2 से a2 कैंसिल, तो बचा rx प्लस rx कितना हो गया? 2rx, यानी नेट फोर्स जो आ गया वो अपने पास में आ चुका F नेट, वो बन चुका है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू 2 टाइम्स ऑफ r इंटू एक्स अपॉन में r²/4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो अगर F नेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता था, तब तो ये SHM होता था, लेकिन अभी SHM नहीं है। ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन मैं कहूं स्लाइटली शिफ्ट कराया, स्लाइटली शिफ्ट कराने का मतलब x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है। इफ x इज लेस देन r, देन तो इसे नेग्लेक्ट कर दो यहां से, तो बन जाएगा F नेट इक्वल टू
1/4πε0 Q इंटू क्यू 2r इंटू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर बाई 4 की पावर 2, सॉरी स्क्वायर होगा ये, इसकी पावर 2 का मतलब हो गया आर की पावर 4 अपॉन में 60। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बचा क्यू। आर तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा 2 हो गया, ऊपर पहुंचेगा ये, सॉरी ये 2 हो गया, 2 से ही कैंसिल, 8 ऊपर पहुंचेगा तो एफ नेट की तो वैल्यू आ जाएगी बालक 8 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर क्यू इंटू एक्स। अब इस बार में बेटा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, देन इट परफॉर्म्स एसएचएम। तो स्लाइटली शिफ्ट करने पर ये एसएचएम को परफॉर्म करेगा। अगर ये एसएचएम चार्ज पार्टिकल परफॉर्म करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी अपन को कैलकुलेट करना है। तो अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ध्यान दो। तो इसका टाइम पीरियड बेटा क्या होना चाहिए, ध्यान देते हैं। सो अपन लोग अगर कंपेयर करें तो F इक्वल टू तो KX होता था ना, तो K यहाँ पर क्या है, अगर इससे कंपेयर करें तो K तो अपना 8QQ अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब, ठीक है। तो यार ये K है तो लिख लेते हैं अपन लोग K इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ Q इंटू कैपिटल Q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब। मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ये K तो अपन लोग को पता है, वो तो m ओमेगा स्क्वायर होता था, तो यानी 8Q इंटू क्यू वेयर m इज द चार्ज ऑफ कैपिटल Q पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब। सो ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन में m पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब। सो ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8Q इंटू क्यू अपॉन में m टाइम्स ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आ गई तो इसे 2π/t लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ Q इंटू क्यू अपॉन में m पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब। सो टाइम पीरियड भी आ जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ m पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R क्यूब अपॉन में 8 टाइम्स ऑफ Q इंटू कैपिटल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों के कुछ दिमाग में और चीजें चली। बच्चों ने कहा कि सर एक बात बताओ, जब अपन लोगों ने यहाँ चार्ज रखे थे ऐसे, ये चार्ज क्यों था, ये चार्ज क्यों था, इनके बीच की डिस्टेंस थी r, इनके बिल्कुल बीचों बीच में चार्ज रखा था प्लस क्यू, यही तो था। और फिर इसे इसी के, इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग थी इसके अलोंग जब शिफ्ट कराया था तब तो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था, और स्लाइटली शिफ्ट करा रहे थे तो एसएचएम कर रहा था, और उसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया, और वो ये बोल दिया कि ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। निकाल भी लिया था कैसे था। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर इधर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ना करा करके अगर मैं इसे परपेंडिकुलर कराऊं शिफ्ट तो क्या होगा। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर अगर मैं इस चार्ज को ऊपर परपेंडिकुलर शिफ्ट कराऊं, एक्स शिफ्ट करा दूं तो क्या होगा। तो एक बच्चा बोला कि सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इससे परपेंडिकुलर शिफ्ट कराओगे तो इस चार्ज की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, अगर ये चार्ज यहां पहुंचेगा, और इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, तो ये वाले कंपोनेंट तो फोर्सेस के कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स की तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और नेट फोर्स की अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो आपने जैसे ही शिफ्ट कराया ऊपर और फोर्स बढ़ गया, इधर शिफ्ट कराया उधर ही फोर्स लगा, यानी कि ये चार्ज ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं करेगा। जाहिर सी बात, अगर इसने ऑसिलेटरी मोशन नहीं करा तो एसएचएम भी नहीं करेगा, और तब इसकी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगी। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहां पर रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डिपेंड ये कर रहा है कि आप शिफ्ट किधर कर रहे हैं। इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम तब है जब इसकी शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस होगी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम इसके अलोंग एक्स एक्सिस तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अलोंग द बाई एक्सिस इसकी इक्विलिब्रियम कैसी है बेटा, अनस्टेबल। तो इस चार्ज की स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है बेटा, अलोंग द एक्स एक्सिस। स्टेबल इक्विलिब्रियम है अलोंग द एक्स एक्सिस, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब है, अलोंग द बाई एक्सिस। फिर एक बच्चे के दिमाग में न्यूमेरिकल घूमा। बच्चे ने कहा कि सर एक काम करता हूं, मैं यहां पर ये दोनों चार्ज ले रहा हूं, इनके बीच की डिस्टेंस ले रहा हूं r। इस बार में मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रख के देख रहा हूं, इनके बीच में रख दिया भाई। चलो जैसे ही नेगेटिव रखा, ये तो डिस्टेंस थी r/2, ये भी डिस्टेंस हो गई r/2, इनके बीच के फोर्सेस तो
सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये वाला चार्ज इसे खींचने की कोशिश करेगा F1 से, और ये वाला चार्ज इसे खींचने की कोशिश करेगा F2 से। तो अगर मैं F1 की बात करूंगा तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर F1 तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन में R²/4 है, और F2 भी इतना ही है। दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम है तो कौन सी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल या स्टेबल? पहले एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करा के देखते हैं। तो जैसे ही इसे एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कराया इधर, अब ये वाली डिस्टेंस तो हो गई R/2 माइनस एक्स, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक वो हो गई R/2 प्लस एक्स। इसका मतलब जब इसे इस तरफ शिफ्ट करा रहे हो तो ये डिस्टेंस हो गई R/2 माइनस एक्स, और इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो तो F2 है। यार बताओ जरा भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो इसे अपनी तरफ खींचेगा ना। तो अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला फोर्स कैसा होगा भाई, इनके बीच में तो प्यार है, ये वाला फोर्स अपनी तरफ खींचेगा तो F2 है। F2 में डिस्टेंस ये कम हुई है तो फोर्स तो बढ़ा, और F1 में डिस्टेंस बढ़ी है तो फोर्स कम हुआ। यानी कि अब अगर इस पोजीशन पहुंचा, मैं कह दूं ये वाला फोर्स F2 डैश था तो F2 डैश इज ग्रेटर देन F1 डैश, और अगर ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स कम हो गया, तो इसका मतलब नेट फोर्स की तो डायरेक्शन इधर होगी, और नेट फोर्स की अगर डायरेक्शन इधर होगी तो ये भागता हुआ इस तरफ, और वापस इधर कभी नहीं आएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये वापस नहीं आना। एक टाइम पर वापस आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। जब ये इसके इस तरफ निकल चुका होगा तो ये डिस्टेंस नहीं, ऑलवेज ये डिस्टेंस इधर, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, और इस तरफ ऐसे पहुंच रहा होगा तो ये वाला भी फोर्स होगा इधर की तरफ ही इफेक्टिव, क्योंकि दोनों ही इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब ये और आगे पहुंचेगा तब ये वापस कहीं ना कहीं आ रहा होगा, यानी लार्ज डिस्टेंस के बाद में इस इधर की तरफ वापस आ रहा होगा। ऐसा नहीं वापस नहीं आएगा, आएगा यार। ये नेगेटिव चार्ज जब इसके इस तरफ पहुंच रहा होगा तो ये पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये वापस आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर यहां पर नेगेटिव है तब चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के अलोंग जैसे ही मैं इसे शिफ्ट करा रहा हूं तो इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम तो होगी जब ये बियॉन्ड द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये जो इनके बीच की लाइन ज्वाइनिंग है इनके डिस्टेंस के उधर होगा, यानी बियॉन्ड द चार्ज होगा, तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। लेकिन अगर इनके बीच में ही कहीं है तब इनके बीच की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, यानी बियॉन्ड द चार्ज हम बोल सकते हैं इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगी। इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अगर मैं कहूं इनके बीच में कहीं इन मिडवे, इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इनके बीच में कहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हर जगह नहीं होगा। एक काम और, फिर बच्चे के दिमाग में एक और क्वेश्चन घूमा कि सर ऐसे इससे परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग से शिफ्ट करा के देखते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहां पर चार्ज है बेटा Q, ये भी चार्ज है Q, इनके बीच की डिस्टेंस लेट से R, बिल्कुल बीचों बीच में -Q था, इसे ऊपर शिफ्ट कराया, यहां पहुंच गया, ये कोई पॉइंट P है। तो अब क्या होगा, जब ये -Q यहां पर होगा तो ये वाला चार्ज इसे खींचेगा और ये वाला भी चार्ज इसे खींचेगा। दोनों फोर्सेस तो बेटा सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स सेम होंगे। तो इधर की तरफ मैंने लेट कर लिया, ये वाला एंगल थीटा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ बन जाएगा F sin थीटा, ऐसे इस फोर्स का इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा बेटा F sin थीटा, और इस तरफ जो इसका कंपोनेंट बनेगा दैट इज F cos थीटा, और F cos थीटा मींस 2F cos थीटा, इसका F cos थीटा और इसका F cos थीटा, ये वाले तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, नेट इधर, मतलब जैसे ही शिफ्ट कराया फोर्स तो इधर, जैसे ही शिफ्ट कराया फोर्स इधर, तो फोर्स इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, यानी एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, यहां पर पहुंचा, दोनों फोर्स देखो जैसे जैसे पास में आते जाएंगे इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या होता जाएगा बेटा, वो थीटा जैसे जैसे पास में आएंगे थीटा तो बढ़ता चला जाएगा,
भाई ये इधर आया थीटा बढ़ गया, और इधर आया थीटा और बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आएगा थीटा कितना हो चुका होगा 90, तो ये नेट फोर्स यहाँ पर जो लग रहा होगा वो कितना हो गया 0। इस पर जो नेट फोर्स है एफ नेट वो तो बेटा 2f cos थीटा है। अब जैसे जैसे ये पास आएगा, देखो इधर आया जब तो ये थीटा बढ़ गया, और इधर आएगा थीटा और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे इनका थीटा तो बढ़ता जाएगा, और थीटा अगर बढ़ता जाएगा तो कॉस थीटा भी बेटा बढ़ता जाएगा, और कॉस थीटा अगर बढ़ता जाएगा तो जैसे ही यहां पर जब ये पहुंचेगा तो ये थीटा तो बेटा कितना हो चुका 90, और अगर ये थीटा 90 हो चुका इसका मतलब क्या होगा cos 90 की वैल्यू तो 0, तो नेट फोर्स इस पर कितना हो चुका 0, और यही तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स क्या होता था 0। अच्छा यहाँ नेट फोर्स 0 हो चुका, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो यहां से यहां तक फोर्स लग ही रहा था, और फोर्स लग रहा था तो एक्सेलरेशन तो लग ही रहा था। हाँ भले एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी वो डिपेंड कर रही थी एक्स के ऊपर, तो एक्स कम होता जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम होता चला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी का रेट तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि यहां पर पहुंचते इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। और अगर यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, अब ये धीरे 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 इधर की तरफ भागना चालू करेगा। जैसे ही इधर की तरफ बढ़ा, अब ये चार्ज इसे इधर खींचेगा और ये वाला चार्ज इसे इधर खींचेगा। अब नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो अब इस देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि रिटार्डेशन इसका हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होते 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 यहां पर हो जाएगी 0 ही फोर्स तो बढ़ चुका है। अब ये धीरे धीरे फिर से इसे इधर की तरफ लाएगा, वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहाँ इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, अगेन ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इधर इधर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इस कंडीशन में अपन लोग कहेंगे कि ये परफॉर्म कब कर रहा है, इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो देख लेते हैं जरा क्या क्या बनेगा। तो अपन लोग फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने ये लेट कर ली, ये डिस्टेंस है x, ये तो बेटा हो गई r/2। तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे सर अगर ये r/2 है तो ये वाली वैल्यू तो हो गई r² 4 + x²। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे बोलेंगे सर 2 टाइम्स ऑफ फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 चार्ज q इंटू कैपिटल Q अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स r² 4 + x²। साथ में बेटा एक चीज और लगी cos थीटा। अब अगर cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा क्या होगा बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड बेस इज x और हाइपोटेनस तो हो गया बेटा r² 4 + x² की पावर 1/2। मतलब मैं नेट फोर्स अगर लिखना चाहूं तो नेट फोर्स हो गया अपने पास में 2 से ये 2 कैंसिल, सो आ गया अपने पास में q इंटू x अपॉन में 2πε0 टाइम्स ऑफ r² 4 + x² की पावर 3/2। अभी भी ये कोई एसएचएम की इक्वेशन नहीं बनी। एसएचएम में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होता है, यहाँ x इधर भी x इधर भी। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसे स्लाइटली शिफ्ट कराया गया, स्लाइटली शिफ्ट का मतलब है x की वैल्यू r से बहुत कम होगी। इफ x इज लेस देन r, देन तब क्या होगा, तब अगर अपन लोग एफ नेट देखेंगे तो एफ नेट आ जाएगा अपने पास में q इंटू x अपॉन में 2πε0 r² 4 की पावर 3/2। मैंने x को तो नेगलेक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा कितनी, एफ नेट इक्वल टू q इंटू x अपॉन में 4 की पावर 3 बेटा 64 का रूट कितना हो गया बेटा 8, और 8 अगर ऊपर पहुंचेगा कैंसिल 4 बचेगा, तो ये बन जाएगा 4πε0 टाइम्स ऑफ r3। अब ये जो वैल्यू है ये तो k के इक्वल है, क्योंकि f इक्वल टू kx से कंपेयर कर रहा है ना, f इक्वल टू kx से अगर कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू k के इक्वल आ गई। अगर ये k के इक्वल है तो k इक्वल टू आ गया अपने पास में 4q अपॉन में πε0 टाइम्स ऑफ r3, और k तो बेटा m ओमेगा स्क्वायर होता, तो वो बन गया 4q अपॉन में πε0 टाइम्स ऑफ r3, और अपन लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो हो गया 4q अपॉन में m टाइम्स ऑफ πε0 टाइम्स ऑफ r3। सो ओमेगा की वैल्यू आ गई √4q इंटू q अपॉन में m πε0 टाइम्स ऑफ r3, और टाइम पीरियड तो आ गया 2π √m πε0 r3 अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम।
तो जैसे ही मैंने कहा x की वैल्यू इससे कम होगी देन इट परफॉर्म्स एस एच, और इसके टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ गई। तो मेरे ख्याल से बेटा इक्विलिब्रियम की ये बातें बच्चों को समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं बच्चों को कि जब अपन लोग किसी चीज को ऐसे करके शिफ्ट इधर कर रहे थे और इनके बीच में एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करता है और दूसरी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। नेट फोर्स पर तो इफेक्ट आता है लेकिन दोनों के बीच के फोर्स पर इफेक्ट नहीं आता। जैसे मैं कहूं यहां पर एक चार्ज है स्मॉल क्यू, यहां पर है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, यहां पर है माइनस क्यू। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है बेटा, सॉरी, ये इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और दूसरा वाला इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो नेट फोर्स जो है इनके बीच का चेंज हो जाएगा। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच में प्यार है और इनके बीच में भी क्या है, प्यार है। तो अगर ये और ये अकेला था तो इसके बीच में फोर्स एफ था, जैसे ये भी आ गया तो इनके बीच में भी फोर्स एफ हो गया। नेट फोर्स तो चेंज होगा लेकिन इनके बीच का प्यार कम नहीं होगा। दूसरे को आ जाने से इसके ऊपर प्यार कम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव चार्ज है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा, रियल लाइफ में ऐसा कभी मत कर देना। अगर मान लो तुम पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे प्यार के चक्कर में पड़ता तो इधर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो प्यार में कमी आ जाती दोनों के बीच में, ठीक है। तो होता क्या है, इनके नेट फोर्स पर तो इसके ऊपर नेट इफेक्टिव फोर्स पर कमी आएगी, चेंज होगा, बढ़ेगा, लेकिन इनके और इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम बेटा समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है। अगले टर्म में अपन लोग इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तब तक